Hello, everybody. This is Sanjana Singh, and welcome to all of you on my YouTube channel, Online Siksha. So, students, in the previous video, I had explained the first part of two stories about flying, and in this video, I'm going to explain you the second part, that is The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. So stay connected with me and watch my full video, and also don't forget to like, comment, share and subscribe. So, as usual, at first we'll study or discuss something about the author, then we will move to the chapter. So, the author of this chapter is Frederick Forsyth, who was born on 25th August 1938, is an English novelist and journalist. He is best known for thrillers such as The Day of the Jackal, The Odisha File, The Afghan, The Cobra, and Kill List. He also served in the Royal Air Force before becoming a journalist. He is still alive and is of almost 83 or 82 years old. फ्रेडरिक फोर्सिथ जो थे उनका जन्म 25 अगस्त 1938 को हुआ था। वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी, अभी भी वो जिंदा हैं। और वो मेनली थ्रिलर स्टोरीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। थ्रिलर्स यानी कि सस्पेंस वाले स्टोरीज़ जो पढ़ने में हर एक क्षण इंटरेस्ट आए कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ऐसा। तो वो थ्रिलर स्टोरीज़ लिखने के लिए बहुत ही फेमस रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे फेमस थ्रिलर स्टोरीज़ दिए हैं, जैसे कि द डे ऑफ द जैकल बहुत ही फेमस हुआ था इनका। द ओडिशा फाइल, द डे ऑफ द जैकल पर इनकी मूवी भी बनी। द अफगान, द कोबरा एंड किल लिस्ट। और वो पहले जर्नलिस्ट बनने के पहले वो रॉयल एयरफोर्स में सर्व भी करते थे। तो ये जानकारी थी हमारे ऑथर के बारे में। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं चैप्टर की तरफ, द ब्लैक एरोप्लेन की तरफ। अब हम लोग जानेंगे कि द ब्लैक एरोप्लेन में क्या स्टोरी है, आखिर क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। मेनली मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ इस चैप्टर का। जो द ब्लैक एरोप्लेन है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो नरेटर हैं वो एक एरोप्लेन चला रहे होते हैं। वो पायलट होते हैं और अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, पेरिस से इंग्लैंड की तरफ। लेकिन रास्ते में, और बहुत एक्साइटेड होते हैं वो अपने फैमिली वगैरह से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है। उनका एरोप्लेन जो है वो ब्लैक क्लाउड्स में फंस जाता है। फिर हम लोग को स्टोरी में ये देखना है कि वो उस ब्लैक एरोप्लेन से सेफली निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं। तो ये जानने के लिए कि ऑथर उस ब्लैक क्लाउड से बाहर निकल पाया नहीं, सेफली अपने घर पहुंच पाया नहीं, मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून था वो ईस्ट साइड से ऊपर की तरफ निकलता हुआ आ रहा था मेरे पीछे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो तारे थे वो आसमान में, साफ आसमान में एकदम चमक रहे थे मेरे ऊपर। मतलब वो एरोप्लेन उड़ा रहे थे ना, तो आसमान में उनके ऊपर तारे चमक रहे थे, वो ऐसा बोल रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। एकदम मौसम साफ था, बिल्कुल भी एक बादल का टुकड़ा भी नहीं था वहाँ पर। कोई बादल या गंदे मौसम का नामो निशान तक नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं एकदम खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि मैं अकेला उड़ रहा था आसमान में और मेरे नीचे पूरे सारे उस देश के जो सारे लोग थे वो सोए हुए थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर और मैं वापस इंग्लैंड जा रहा था। यानी कि ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे अपने घर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बिंग विद माई फैमिली। और मैं सपने देख रहा था अपने परिवार से मिलने का, उनके साथ हॉलीडे स्पेंड करने का। और आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई saw द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटीज़ इन फ्रंट ऑफ मी। और मैं थोड़ा सा एरोप्लेन के नोज़ की तरफ से, यानी कि सामने की तरफ से झांक कर के देखा नीचे की तरफ, तो मैंने देखा कि पूरे सिटी में जो है, पूरे जो सिटी के जो लाइट्स थे वो चमक रहे थे।
आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपना रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। वो मतलब एरोप्लेन वगैरह में वो लोग रेडियो से कनेक्टेड रहते हैं ना, ताकि वो डायरेक्शन वगैरह बतलाया जा सके, किधर मुड़ना है, कितने डिग्री पर मुड़ना है, ये सारी कुछ बताया जा सके, आप सेफ़ हो या नहीं हो, कहीं कुछ फंस गए तो उससे कैसे निकलना है, तो इसके लिए वो बात करते हैं। तो वो कॉल लगाते हैं पेरिस कंट्रोल रूम में और वो बोलते हैं कि मैं डकोटा DS-008 बोल रहा हूँ, क्या कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर। इतना बोल के वो ओवर कर देते हैं, मतलब कोई भी बात बोल करके उन लोग को ओवर बोलना होता है, तो वो ओवर किए। तो फिर उधर से आंसर आया, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से फिर से तुरंत रिप्लाई आता है एकदम से, बोलते हैं DS-008, उधर से बोला जाता है, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ, यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। उधर से रिप्लाई आता है कि अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है, ओवर। इतना बोला जाता है और ओवर कर दिया जाता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप देखा और कंपास भी देखा। कंपास जो है वो डायरेक्शन बतलाता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मेरा पहला टैंक का फ्यूल जो है उनका जो है वो ख़त्म हो चुका था, वो सेकेंड वाले फ्यूल टैंक में स्विच करते हैं एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और वो क्या करते हैं 12 डिग्री मोड़ देते हैं अपने डकोटा यान को वेस्ट साइड में इंग्लैंड की तरफ। I will be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और वो एकदम वो सोचते हैं अपने मन मन में ही कि मैं बिल्कुल टाइम पर हूँ, सुबह होते होते ब्रेकफास्ट का टाइम होते होते मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा और एक बड़ा सा शानदार ब्रेकफास्ट मेरे लिए रेडी किया गया होगा। सब कुछ अभी तक तो अच्छा चल रहा था, वो ख्वाब देख रहे थे अपने फैमिली से मिलने का, ब्रेकफास्ट करने का, टेस्टी टेस्टी इंजॉय करने का, तो अभी तक तो सब ठीक था, एकदम आराम से वो उड़े जा रहे थे। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे छूट चुका था, मैं इंग्लैंड की तरफ बढ़ चुका था, तभी मुझे क्लाउड्स दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जब वो निकले था तब तो मौसम एकदम साफ था, आसमान में तारे चमक रहे थे, सब कुछ क्लियर था, लेकिन अब उनको जो है वो क्लाउड्स दिखाई देने लगे, बादल दिखाई देने लगे, और स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो भी क्लाउड्स नहीं, केवल एकदम भयंकर वाले क्लाउड्स, आंधी तूफान वाले क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले काले पर्वत मेरे सामने पूरे आसमान को रोक करके खड़े हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि मैं उस क्लाउड के ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ, ना ही उसके ऊपर से उड़ सकता हूँ, ना ही उसके बीचों बीच से उड़ सकता हूँ। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड डैम टू द नॉर्थ और साउथ। साथ ही साथ मैं ये भी जानता था कि मेरे टैंक में जो है वो ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा हुआ था कि मैं उसके अराउंड घूम सकूँ, नॉर्थ और साउथ की तरफ से जा सकूँ। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन मैं उनके मन में ख्याल आया कि मुझे वापस से पेरिस लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बेसब्री से घर जाना चाहता था, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी और मैं वो ब्रेकफास्ट भी करना चाहता था अपने घर जा कर के। आई विल टेक द रिस्क, तो वो मन मन में सोचते हैं कि नहीं, मैं रिस्क लूँगा, मैं चलूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और वो क्या करते इतना सोचते हैं और अपने ओल्ड डकोटा यान को बादलों के बीचों बीच घुसा देते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अब वो बादलों के झुंड में अपने एरोप्लेन को घुसा देंगे तो कुछ भी दिखाई देगा क्या? ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगा, वो अपना डायरेक्शन भी भूल जाएंगे, साथ ही साथ उनका रेडियो वगैरह भी वर्क ना करे, नीचे से कनेक्शन ही टूट जाए। तो वो घुसा देते हैं क्लाउड्स में। अब आगे क्या होता है, बेचारे फंस गए। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बिल्कुल असंभव सा हो रहा था कुछ भी एरोप्लेन के बाहर देख पाना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो जो पुराना एरोप्लेन था मेरा डकोटा 088, वो हवा में उछल रहा था, गोल गोल घूम रहा था वहीं बादलों के बीच में, मतलब फंस गया था, उसका कनेक्शन से टूट गया था और वो वहीं जंप कर रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द
कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ, जो कंपास था वो गोल 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 बस घूमे जा रहा था, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं बतला पा रहा था। इट वॉज डेड, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था, वर्क नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, वो वर्क करना बंद कर दिया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडन डेड टू, अचानक से जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे एरोप्लेन के वो भी डेड हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, काम करना बंद कर दिया था। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने सोचा कि चलो रेडियो से मैं नीचे कनेक्शन करता हूँ, कनेक्ट करके देखता हूँ, पर अब शायद रेडियो भी उनका बंद नहीं करेगा। पैरिस कंट्रोल, वो आवाज़ देते हैं रेडियो से, पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, रेडियो से कोई आंसर नहीं आता है, कोई रिप्लाई नहीं आता। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि वो रेडियो भी वर्क करना बंद कर चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास थी, ना ही मुझे पता था, ना ही मैं ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। था तो उनके पास सब चीज़, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। तो किस काम का वो चीज़ है जो कब काम ही ना आए। तो बेचारे उन्होंने खतरा खुद ही मोल लिया था, वो बादलों के बीचों बीच घुस गए थे घर जाने के लालच में। जान बचती तो बेचारे अपने फैमिली से मिल ही लेते, तो जान बचाने छोड़ करके वो डायरेक्ट बादलों में कूद गए। नरेटर, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो पूरे बादलों में, उस आंधी में खो ही चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी अचानक से उन काले काले बादलों में से बिल्कुल मेरे बगल नज़दीक में से, समीप में से, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके पंखों पर कोई भी लाइट्स नहीं लगा हुआ था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर भी मुझे वो एरोप्लेन दिखाई दे रहा था उन बादलों में से, बादलों के झुंड में से। अब बेचारा ये तो बादलों में फंसा ही हुआ था, पता नहीं उनके साथ वो दूसरा एरोप्लेन कौन था जो इनको दिखाई दे रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट का भी चेहरा दिखाई दे रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि मेरे तरफ मुड़ा। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं दूसरे इंसान को उस जगह पर देखकर काफ़ी खुश हुआ। जब आप मुसीबत में होते हो, कोई नहीं होता है वहाँ आपके आसपास, आपकी जान हलक में अटकी हुई होती है, और अगर उस टाइम आपको कोई दिख जाता है तो उसी से बहुत ज़्यादा साहस बढ़ जाती है। तो बिल्कुल इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो दूसरे एरोप्लेन और पायलट को देखते हैं तो इनके अंदर थोड़ा साहस आता है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, वो अपना एक हाथ उठाते हैं और वेव करते हैं, यानी कि हिलाते हैं। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो इशारा कर रहे थे, जैसे मुझसे कह रहे थे कि मेरा पीछा करो, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ। मतलब ये एरोप्लेन इनकी हेल्प करने के लिए आया था और बोल रहा था कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको सेफली पहुंचा दूंगा। नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि शायद वो जानते हैं कि मैं खो चुका हूँ इन बादलों में, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वो अपना एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न करते हैं। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के जस्ट सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं ईजिली उनको फॉलो कर सकूं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस अजनबी एरोप्लेन का पीछा कर, मैं बहुत खुश हो रहा था उस अजनबी एरोप्लेन का पीछा करते करते। एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैं उनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा तो इनको मानना ही था, इनको सेफली घर जो पहुंचना था, वो उनका उस एरोप्लेन के पीछे पीछे नहीं जाते तो इनकी हेल्प कौन करता, हेल्प तो वही कर रहे थे, तो ये पीछे पीछे चल देते हैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. लगभग आधे घंटे के बाद तक भी वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो इनके सामने ही था बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उनके जो डकोटा यान था, नरेटर का जो ओल्ड डकोटा यान था, उसमें उन्होंने लास्ट टैंक में स्विच कर दिया था और केवल बहुत कम फ्यूल बच गया था, और केवल अब वो 5 से 10 मिनट ही उड़ सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा कि कहीं मेरा अब की बारी मेरा फ्यूल मुझे धोखा ना दे दे, क्योंकि फ्यूल ख़त्म होगा तो एरोप्लेन तो गिर जाएगा ना धड़ाम से नीचे, बंद या फिर बंद हो जाएगा, लटका रहेगा वहीं पर बादलों में फंस करके। बट दैन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर मैंने अचानक से देखा कि वो अजनबी एरोप्लेन नीचे की तरफ उतरने लगा। मैंने उसका पीछा किया उन बादलों में से और नीचे नीचे उनके पीछे पीछे गया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport, and I was safe. अचानक से वो जो है वो बादलों से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं 2 लंबे
दो लंबे रास्ते दिखाई देते हैं, लाइट्स, और उन रास्तों पर लाइट्स लगे हुए थे पूरे, यानी कि वो एयरपोर्ट पर सेफली पहुंच चुके थे और वो रनवे था। मतलब जब भी एरोप्लेन चलाया जाता है तो पहले वो दौड़ता है ना, उसको दौड़ा करके उड़ाया जाता है, तो वो रनवे पर अब उतर चुके थे और बिल्कुल सुरक्षित थे। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्पटी। मैं मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए, ब्लैक एरोप्लेन वाले दोस्त को देखने के लिए जिसने मेरी हेल्प की थी, लेकिन मैंने देखा तो आसमान बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था वहाँ पर, ना वो फ्रेंड था उनका, ना ही वो एरोप्लेन दिखाई दिया उनको। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने इनकी हेल्प की थी वो जा चुका था। आई कुडेंट सी इट एनीवेयर, उनको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं नीचे उतरा और मैं बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा था इस ओल्ड डकोटा से निकलते हुए और कंट्रोल टावर की तरफ जाते हुए। अब यहाँ पर वो ऐसा क्यों बोले हैं कि मुझे बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा था उस ओल्ड डकोटा से निकलते हुए? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी अभी अभी जो है जान बची थी इतने बड़े मुसीबत से, तो वो तो निकलना ही चाह रहे थे कि कब निकले हम इससे। तो मैं आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर में, मैं गया और कंट्रोल सेंटर में वहाँ पर एक वुमन बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और वो दूसरा पायलट वाला कौन था और वो कहाँ गया। क्योंकि मैं उस अजनबी एरोप्लेन वाले को थैंक यू बोलना चाहता था जिसने मेरी हेल्प की थी सेफली पहुँचाने में, वरना मैं शायद आज ना होता। सी लुक्ड स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो मुझे एकदम अजीब तरीके से देखने लगती है, एकदम सरप्राइज्ड होकर के देखती है और फिर हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। वो लेडी बोलती है दूसरा एरोप्लेन? नहीं तो आज तो आंधियों में ऊपर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था। नो नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आसमान में। योर्स वाज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही एक एरोप्लेन उड़ रहा था जिसे मैं रडार के ऊपर देख सकती थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो वो बोलता है तो फिर आखिर मेरी किसने मदद की सेफली यहाँ तक पहुँचने में सुरक्षित, वो भी बिना कंपास और बिना किसी रेडियो के, ना ही मेरे टंकी में फ्यूल था, फिर भी मैं यहाँ तक सेफली कैसे पहुँच पाया? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आखिर वो पायलट कौन था उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो कि फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि बादलों में और तूफानों के बीच में अकेला उड़ रहा था, वो भी बिना लाइट्स के। यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। जो हमारे ऑथर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ, उन्होंने यहीं पर स्टोरी को सस्पेंस में लाकर छोड़ दिया। मैंने स्टोरी स्टार्ट करने के पहले बोला था ना, वो हमेशा थ्रिलर स्टोरीज लिखा करते थे, मतलब रीडर्स का इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए वो हमेशा सस्पेंस वाले स्टोरीज़ ही लिखा करते थे। यहाँ पर उन्होंने पूरा स्टोरी क्लियर नहीं किया कि आखिर वो अजनबी एरोप्लेन कौन था, क्या उनको कोई सपना आया था, कोई सपना देख रहे थे, वो अपने आप सेफली पहुँच गए, क्या हुआ, कुछ भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। आप लोग मुझे गेस करके बताओ कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन वाला कौन होगा, वो सचमुच में था भी या नहीं था। अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना कि नैरेटर का हेल्प किसने किया, वो ब्लैक एरोप्लेन वाला कौन था, या फिर ऐसी कौन सी घटना वहाँ पर घटी थी, ये सेफली कैसे पहुँचे मेनली। इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो। और हाँ, मैं आप लोगों को आज ऑथर की पिक दिखाना भूल गई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एंड में। ये देखिए, ये हैं हमारे फ्रेडरिक फोर्सिथ, ऑलमोस्ट 82 या 83 ईयर्स के होंगे ये अभी। और ये देखिए, ये उनके यंगहुड का पिक्चर है। तो ये तो हमारा स्टोरी पूरा फिनिश हो चुका है। चलिए थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट ओरली हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने स्टोरी समझाया ही है, आप लोग आंसर करने की कोशिश करोगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया या नहीं स्टोरी। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं रिस्क लूँगा। आखिर वो रिस्क क्या था जिसके बारे में नरेटर बातें कर रहा था कि मैं रिस्क लूँगा, और आखिर वो रिस्क क्यों लेना चाहता था, और या फिर क्यों लिया उन्होंने ये रिस्क। तो रिस्क क्या था, रिस्क ये था कि वो
बादलों को अपने सामने देखते हुए भी बादलों के अंदर घुसकर बाहर इंग्लैंड की तरफ जाना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत डिस्परेट थे अपने फैमिली से मिलने के लिए और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। सेकेंड, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लीव द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नरेटर के एक्सपीरियंस को बताइए कि उनको उनको कैसा फील हो रहा था जब वो आंधियों के बीच में अपने एरोप्लेन को उड़ा रहे थे। तो एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था, बेचारे का जान हलक पर अटका हुआ था। जैसे ही वो क्लाउड्स के बीच में घुसे, उनका जो एरोप्लेन होता है वो जंप करने लगता है, ट्विस्ट करने लगता है, वहीं पर उछलने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है। बैलेंस अनबैलेंस हो चुका था पूरा एरोप्लेन उनका। साथ ही साथ रेडियो, कंपास और भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, सब कुछ काम करना बंद हो गया था। वो बिल्कुल से बहुत डर से गए थे। लेकिन तभी एक स्ट्रेंज एरोप्लेन आता है और उनको सेफली पहुंचाता है नीचे तक। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नैरेटर जो है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं अब पहुंच गया, मैं लैंड कर गया और मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ इस ओल्ड डकोटा यान से बाहर निकलने में। वो क्यों बोलते हैं, वो बिल्कुल भी सॉरी क्यों नहीं फील करते हैं? क्योंकि उस ओल्ड डकोटा यान ने ही के वजह से ही वो ऊपर फंस चुके थे क्लाउड्स के बीच में। और उनके एरोप्लेन का जो फ्यूल है वो भी ख़त्म होने वाला था। वो चाहते भी तो दूसरे तरफ से नीचे नहीं आ सकते थे। उनकी तो जान बच गई थी किसी तरह से, यही बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए वो उस डकोटा यान से बाहर निकल कर बिल्कुल भी सॉरी नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। आखिर वो कौन सी बात थी कि कंट्रोल सेंटर पर जो वुमेन बैठी थी वो उनको स्ट्रेंजली देखती है? तो वो ये था कि वो बेचारी कंट्रोल सेंटर से देख पा रही थी कि रडार के ऊपर केवल इनका एरोप्लेन ही उड़ रहा था, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ा था। लेकिन नैरेटर आकर उनसे ये पूछते हैं कि जो दूसरा एरोप्लेन मेरे साथ उड़ रहा था, प्लीज़ आप मुझे उसके बारे में बतलाइए, क्योंकि मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पर ये बेचारी रडार पर कोई दूसरे एरोप्लेन को देखी ही नहीं थी। पता नहीं वो कैसा एरोप्लेन था, कौन था जिन्होंने इनकी हेल्प की। तो इसलिए उस वुमेन को स्ट्रेंज फील होता है कि ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब वहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था तो उसके बारे में ये कैसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस थिंक अमॉन्ग योर सेल्फ एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है नरेटर का हेल्प आखिर किसने किया सुरक्षित पहुंचने में नीचे? क्योंकि उस लेडी ने तो देख कर बतलाया आसमान में और कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, फिर आखिर इसकी हेल्प किसने की? इन्होंने तो ब्लैक एरोप्लेन को देखा था। कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन, कैसा था? क्या ये कोई ख्वाब देख रहे थे, कोई सपना टूटा था इनका और ये खुद अपने आप ही नीचे उतर गए थे? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ। आपस में इसको डिस्कस करें और आपने जो आंसर दिया है उसका रीज़न भी बतलाएं कि ऐसा आंसर आपने क्यों किया। सो थैंक यू। Here we finished our story. If you feel any problem, you can ask me.